welcome back to our YouTube channel. Guys, first of all, wish you a very happy Navratri to you all, and may these Navratris be very special for you. Okay, moving ahead, let's come to our topic. So guys, आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट 6 और बाकी के 5 पार्ट्स के लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है एंड अकॉर्डिंग टू मी फर्स्टली यू हैव टू विजिट दोज लिंक्स. एनीवेज, सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस कि आज हम लोग किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं. गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में. तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैटालिस्ट तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो अरे रुको ज़रा, सब्र करो. एनीवेज, जोक्स अपार्ट फ्रेंड्स, देयर इज क्वाइट बिग डिफरेंस बिटवीन कैटालिस्ट एंड एंजाइम कैटालिस्ट. तो आइए पढ़ते हैं, बट उससे पहले गाइज प्लीज हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब ऑल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. गाइज, एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि कैटालिसिस टॉपिक से रिलेटेड है, कैटालिस्ट टॉपिक से रिलेटेड है, विच इज शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट. गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ये 1 मार्क्स में एज इट इज पूछा जाता है. ठीक है, तो आइए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अपना आज का टॉपिक शुरू करेंगे विच इज एंजाइम कैटालिसिस. तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस. तो जब कैटालिटिक जो भी हमारी रिएक्शन होती है जिसमें कैटालिस्ट का यूज हो रहा होता है, वो रिएक्शन जब कैटालिस्ट के पोर स्ट्रक्चर पे, मींस जो भी हमारा कैटालिस्ट यूज हो रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, जितने भी हमारे एलिमेंट हैं या जितने भी कंपाउंड हैं या जितने भी एलिमेंट से फॉर्म होने वाले न्यू कंपाउंड्स हैं, सबका अपना डिफरेंट शेप होता है. इसी तरह से कैटालिस्ट भी एक कंपाउंड हुआ हमारा, तो कैटालिस्ट का भी अपना एक शेप होता है. ठीक है, तो उसका जो स्पेसिफिक कैटालिस्ट का जो स्पेसिफिक शेप होता है, जब हमारी कैटालिटिक रिएक्शन कैटालिस्ट के उस स्पेसिफिक शेप पे एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है, इस टाइप ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन को हम लोग कहते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस. गाइज, मैं फिर से कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. ठीक है, ओके. तो कैटालिटिक रिएक्शन शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस क्या है कि जब हमारी कैटालिटिक रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द पोर्स स्ट्रक्चर ऑफ कैटालिस्ट एंड ऑन द साइज ऑफ रिएक्टेंट इन मॉलिक्यूल. ओके, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस. एंड इसके सबसे मेन एग्जांपल है, जो आपसे एक एग्जांपल पूछा भी जाएगा, गिव वन एग्जांपल आल्सो, इट इज जियोलाइट्स. Zeolites exhibit shape selective catalysis because of their honeycomb-like structure. अगर आपसे एग्जाम्पल नहीं पूछा गया तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जियोलाइट्स जो होता है वो शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस क्यों शो करता है. तो ये इसलिए शो करता है बिकॉज ऑफ इट्स honeycomb-like structure. गाइस, अभी आप आगे पढ़ेंगे कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ये अगर है तो इस पे पर्टिकुलर रिएक्शन ही होती होगी. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है और आप अभी आगे पढ़ भी लेंगे कि ऐसा किस लिए होता है. ठीक है, ओके. तो आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम कैटालिसिस. अब हम लोग पढ़ते हैं एंजाइम कैटालिसिस के बारे में. तो हम लोग कैटालिस्ट और कैटालिसिस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कैटालिस्ट क्या था? वो कंपाउंड्स या वो सब्सटेंस जो रिएक्शन में यूज होने के बाद रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करते हैं, इधर इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे. मीन्स या तो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं या फिर रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज करते हैं, जैसी हमारी डिमांड होती है. ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स को या फिर ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कैटालिस्ट कहते हैं. ठीक है, और वहीं बिल्कुल सेम एंजाइम कैटालिसिस क्या होता है? एंजाइम कैटालिस्ट वो कैटालिस्ट होते हैं जो कि नेचुरल कैटालिस्ट होते हैं, मीन्स जो हमें लिविंग प्लांट से मिलते हैं. ओके, तो एंजाइम कैटालिस्ट क्या होते हैं? एंजाइम कैटालिस्ट आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स which are produced by living plants and they are protein molecules of high molecular mass. ठीक है, आप यहाँ पर बेसिकली आप डिफरेंस पढ़ रहे हैं कैटालिस्ट और एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में. ठीक है, तो हमारे कैटालिस्ट क्या होते थे? हमारे कैटालिस्ट मैन मेड कंपाउंड्स होते थे, मीन्स सिंथेटिक कंपाउंड्स होते. ठीक है, एंड एंजाइम कैटालिस्ट जो होते हैं वो नेचुरल कैटालिस्ट होते हैं. They are complex nitrogenous compounds which are produced by living plants and they are protein molecule of high molecular mass
विच आर कोलाइडल विच फॉर्म्स कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, जो कि वाटर में कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है। ये वर्ड अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, इनफैक्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं किया है। हम लोग बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में ही इस टॉपिक पे डीपली डिस्कस करने वाले हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, एंजाइम किस टाइप से वाटर में कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करता है, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दे आर वेरी इफेक्टिव कैटालिस्ट, कैन कैटालाइज न्यूमरस रिएक्शंस, मींस नंबर ऑफ रिएक्शंस, लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शंस, ठीक है, स्पेशली दोज कॉन्टैक्टेड विद नेचुरल प्रोसेस। ओके, तो हालांकि हमारे एंजाइम कैटालिस्ट हर तरह की रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, बट स्पेशली उन रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं जो कि नेचुरल प्रोसेसेस से जुड़ी हुई होती हैं, जो नेचुरल प्रोसेस के कांटेक्ट में होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे एंजाइम कैटालिस्ट क्या होते हैं। एक बार समरी में देख लेते हैं। एंजाइम कैटालिस्ट आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग प्लांट्स, दे आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एंजाइम कैटालिस्ट। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब जो बायोकेमिकल कैटालिस्ट और बायोकेमिकल कैटालिसिस प्रोसेस क्या है, ये भी एंजाइम कैटालिस्ट का एक नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ रिएक्शंस दैट अकर्स इन बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम्स। ये अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितनी भी नेचुरल प्रोसेस हैं उसमें जिन कैटालिस्ट का यूज होता है वो एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और इसमें नंबर ऑफ रिएक्शन प्रोसीड्स होती हैं, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ रिएक्शंस जो भी होती हैं दे आर कैटालाइज्ड बाय एंजाइम, मींस इन रिएक्शंस में कैटालिस्ट की तरह वर्क करने वाला जो सब्सटेंस होता है वो एंजाइम होता है, ठीक है। तो वो एंजाइम हुआ, तो अगर लिविंग बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो ये एंजाइम भी एक नेचुरल सब्सटेंस ही हुआ, ठीक है। तो दस these type of enzymes are also known as biochemical catalyst, okay, and this phenomenon is known as biochemical catalysis। तो बेसिकली क्या है कि जितने नंबर ऑफ रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में अकर होते हैं या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अकर होती हैं वो कैटालाइज्ड होती हैं एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। एंड इस टाइप के एंजाइम्स को हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल कैटालिस्ट और इस पूरे फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं बायोकेमिकल कैटालिसिस, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के बारे में। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है C12H22O11 मीन्स सुक्रोज। सुक्रोज को हम लोगों ने वाटर के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं ग्लूकोज के। गाइस, ये 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के नहीं होते हैं। पहली बात तो जब इन्वर्टेज एंजाइम का यूज होता है तब हमें 2 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के नहीं मिलते हैं, तब हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलता है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है, ठीक है। मैं इसके बारे में आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया हमारा ग्लूकोज का और ये एक मॉलिक्यूल हो गया हमारा सुक्रोज का। अब क्योंकि इन्वर्टेज एंजाइम का यूज हुआ है तो मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं आपको। लास्ट ईयर पेपर में मीन्स इस पेपर में हम लोगों से ये पूछा भी गया था कि व्हाट इज इन्वर्ट शुगर, ठीक है। तो इन्वर्ट शुगर क्या होते हैं? इन्वर्ट शुगर वो शुगर होती है विच इज फॉर्म्ड बाय द इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, मीन्स when the equimolar mixture of glucose and fructose is also known as invert sugar, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इनका, इसको हम लोग कहेंगे इन्वर्ट शुगर। क्यों? क्योंकि ये तब फॉर्म हुआ जब इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में हम लोगों ने सुक्रोज को वाटर के साथ ट्रीट किया, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ। एंड वन मोर थिंग, ये जो इन्वर्टेज है ये एंजाइम कैटालिस्ट है, ना कि कैटालिस्ट है। एंजाइम कैटालिस्ट मतलब नेचुरल कैटालिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोगों का C6H12O6। इसको जाइमेस की प्रेजेंस में ट्रीट किया तो हम लोगों को इथेनॉल मिल रहा है एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कि हम लोगों ने जब अपने ग्लूकोज को जाइमेस की प्रेजेंस में ट्रीट किया, जाइमेस एंजाइम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में ट्रीट किया, तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल मिल रहे हैं एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है हम लोगों की
C6H10O5 मीन्स स्टार्च। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च को जब हम लोगों ने वाटर के साथ ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ डाई स्टेज एंजाइम कैटालिस्ट, तो हमें वापस अपना सुक्रोज मिल जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आपको पूरे एग्जाम्पल्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इनमें यूज़ होने वाले एंजाइम कैटालिस्ट को लर्न करने की ज़रूरत है। मीन्स कौन सी रिएक्शन में कौन सा एंजाइम कैटालिस्ट यूज़ होने के बाद किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहा है। पर्टिकुलर प्रोडक्ट मतलब जो भी हमारे एंजाइम्स हैं, जितने भी एंजाइम कैटालिस्ट हैं, वो सारे स्पेसिफिक होते हैं। मीन्स वो जिस भी रिएक्शन में यूज़ होते हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट को ही फॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का ये, अभी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा एक एग्जाम्पल के साथ। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि फिर से हम लोग सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स को वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम कैटालिस्ट। तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज मिल रहा है। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के हैं, इसमें फ्रक्टोज कहीं भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो अभी आपको क्लियर हो गया, जब हमारा सुक्रोज वाटर के साथ इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ट्रीट किया जाता है, तब हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलता है। बट अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम फॉर्मूला तो एकदम सेम है, फिर नेम क्यों डिफरेंट, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये बात आपको बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी जस्ट थोड़ा सा आपको बता दूं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, इसी वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल्स के नेम डिफरेंट हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है इथेनॉल को ट्रीट किया या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ माइकोडर्मा एसिटी, तो हमें हमारा इथेनोइक एसिड मिल रहा है। ठीक है, माइकोडर्मा एसिटी हमारा एंजाइम कैटालिस्ट हो गया। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल गाइज, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के बच्चों के लिए भी एंड बायोलॉजी के बच्चों के लिए भी, कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए किस टाइप के एंजाइम की ज़रूरत होती है या फिर किस टाइप के एंजाइम कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इट इज़ लैक्टोबैसिलस। ठीक है गाइज, ये ऑलरेडी मिल्क में प्रेजेंट होता है और जो हमारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गए एंजाइम्स क्या होते हैं और किस तरह से ये वर्क करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। ओके, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि एंजाइम्स फॉर्म अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर, हेंस दे आर वेरी एक्टिव कैटालिस्ट। तो यहाँ से आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो कैटालिस्ट वाटर में कोलाइडल सॉल्यूशन को फॉर्मेशन करते हैं वो बहुत एक्टिव कैटालिस्ट होते हैं। अब रही बात कि मैम कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, तो मैं अभी फिर से आपको बोल रही हूँ कि इसी के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को डीपली डिस्कस करने वाले हैं। फिर भी मैं आपको बता दूँ, कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंप्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, जिसके सॉल्यूट पार्टिकल्स हमें नेक्ड आइज से अपीयर हो सकते हैं पूरे सॉल्यूशन में। ठीक है, ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं वो हमारे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है कि जो भी हमारे एंजाइम कैटालिस्ट हैं, दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इट मीन्स वन कैटालिस्ट कैन कैटालाइज वन रिएक्शन ओनली। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अभी मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया, इन्वर्टेज और माल्टेज वाले एग्जाम्पल से, कि जितने भी हमारे एंजाइम कैटालिस्ट हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। मीन्स अगर वो एक रिएक्शन को कैटालाइज कर चुके हैं तो दूसरी रिएक्शन को वो कैटालाइज नहीं कर सकते, वो उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए ही बने हैं। ठीक है, जबकि कैटालिस्ट के लिए ऐसा नहीं था, हमारे कैटालिस्ट जो भी थे वो कई रिएक्शन को कैटालाइज कर रहे थे। ठीक है, आप आयरन का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, निकल का एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोगों का एग्जाम्पल है कि हाँ, जो हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे जो एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। हाईली स्पेसिफिक का मतलब कि वो सिर्फ एक रिएक्शन को कैटालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है देयर एक्टिविटी इज इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन सब्सटेंस नोन एज कोएंजाइम्स। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ये क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दो सब्सटेंस व्हिच इंक्रीज द स्पीड ऑफ एंजाइम्स। इनफैक्ट अभी मैं आपको बता दूं, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि कैटालिस्ट जो होते हैं वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं,
सेम एंजाइम कैटालिस्ट जो होते हैं वो भी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं, बट वो कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कैटालिस्ट की स्पीड को बढ़ाते हैं? तो हम लोग यहाँ पर एंजाइम कैटालिस्ट पढ़ रहे हैं, तो दे आर कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स जो होते हैं वो कैटालिस्ट की स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर कैटालिस्ट को एक्टिव करते हैं ताकि वो और इफेक्टिवली वर्क कर सके। नेक्स्ट एग्जांपल है हम लोग, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हम लोगों की कि अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट इज सफिशिएंट फॉर अ लार्ज चेंज। मतलब बहुत थोड़ी सी भी क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट इज सफिशिएंट फॉर लार्ज चेंज। हम थोड़ा सा भी अपने एंजाइम से एक बड़ी रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि जितने भी हमारे एंजाइम्स हैं इनको इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, या फिर दे आर वेरी इफेक्टिव फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, क्योंकि इंडस्ट्री में हम लोगों को इसी तरह से चाहिए होता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारे काफ़ी प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। हम थोड़ा सा अपना एंजाइम कैटालिस्ट को ऐड करेंगे और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो भी एक लार्ज स्केल पे, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि द एंजाइमिक एक्टिविटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स नोन एज इनहिबिटर्स। ओके, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3। कैरेक्टरिस्टिक नंबर 3 में क्या था कि जो हमारे एंजाइम्स थे उनकी स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जिन सब्सटेंस को यूज किया था वो थे हमारे कोएंजाइम्स, बट अब जो हमारे एंजाइम्स हैं इनकी स्पीड्स को डिक्रीज करने के लिए जिन सब्सटेंस का यूज करते हैं दे आर नोन एज इनहिबिटर्स, ठीक है। मीन्स जो एंजाइम्स की स्पीड को डिक्रीज करते हैं या फिर उन्हें वर्क करने में बीच में बाधा लाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग इनहिबिटर्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि अंडर ऑप्टिमम pH 5 to 7 एंजाइम कैटालिस्ट आर हाईली एक्टिव। नाउ ऑप्टिमम pH क्या है गाइज? ऑप्टिमम pH मतलब वो pH जिस पर एंजाइम कैटालिस्ट सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी ऑप्टिमम pH होती है मतलब बिटवीन 5 to 7 इस pH पर, ओके, तो एक चीज़ समझ में आ गई, 5 to 7 मीन्स स्लाइट एसिडिक रहते हुए, ठीक है, स्लाइट एसिडिक रहते हुए हमारे एंजाइम कैटालिस्ट जो होते हैं दे आर हाईली एक्टिव। तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि हमारे एंजाइम कैटालिस्ट होते हैं वो किस फॉर्म के होते हैं, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, ठीक है। तो दे आर स्लाइट एसिडिक, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, क्योंकि ऑप्टिमम pH वर्ड यूज हुआ है, एक और वर्ड होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं वो सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसपे हमारे सारे एंजाइम्स सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट एंड की एंड लॉग मेथड। तो की एंड लॉग मेथड इज़ वेरी फेमस मेथड एंड ये मैकेनिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे सीधे पूछी नहीं जाती है, बट इस तरह से नेम से पूछी जा सकती है कि उस मैकेनिज्म का नेम क्या है जो एंजाइम कैटालिस्ट में यूज होती है और जो आपके सिलेबस में है, इट इज की एंड लॉग मेथड, ठीक है। तो ये एक क्या है मैकेनिज्म, पूरी क्या है, इसमें जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो एक पर्टिकुलर शेप का होता है एंड जो हमारा एंजाइम कैटालिस्ट होता है वो एक पर्टिकुलर शेप का होता है। और जब इन दोनों पर्टिकुलर शेप वाले रिएक्टेंट और एंजाइम की रिएक्शन होती है तब ये एक दूसरे के साथ एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और उसके बाद हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको इस पिक्चर में भी दिख रहा होगा, ये सबस्ट्रेट को ही रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। एंड एंजाइम हो गया हमारा ये, तो देखिए इसका भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसका भी एक पर्टिकुलर, एंड ये की एंड लॉग टाइप का ही आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अभी आप लॉग इन द सेंस आप सोचने लगे होंगे कि हमारा पर्टिकुलर लॉग जो हम लोग डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं गाइस उसी टाइप का, लेकिन क्वाइट डिफरेंट है ये कि यहाँ पर हम लोग लॉग ये पर्टिकुलर शेप को लॉक करता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको लॉग नेम दे दिया गया, बट जो हमारा सबस्ट्रेट है वो तो की शेप का ही है, ठीक है। तो हमारे जो भी रिएक्टेंट हैं वो एंजाइम की सरफेस से जब कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा एंजाइम उनको लॉक कर लेता है अपने शेप में,
और हमारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मीन्स हमारे प्रोडक्ट के फॉर्मेशन से जस्ट पहली वाली स्टेप फॉर्म होती है और उसके बाद थोड़ी सी देर बाद हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, ओके, तो आइए इधर पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है जब हमारा सबस्ट्रेट एंजाइम की कांटेक्ट में आता है, या फिर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट या फिर एंजाइम कैसे पहचानता है कि यही रिएक्टेंट है जिसको हमें लॉक करना है या इसी का पर्टिकुलर शेप है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो भी हमारे एंजाइम्स होते हैं उसकी सरफेस पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप प्रेजेंट होते हैं, या फिर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिव ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। एक्टिव ग्रुप्स मतलब वो ग्रुप्स जो कि फोर्स पजेस्ट करते हैं हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के लिए कि जो हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो आके उनमें लॉक हो जाए। ठीक है, तो हमारे साइट्स कौन सी हो गई, NH2 हो गई, COOH हो गई, SH हो गई, OH हो गई, मीन्स अमोनियम हो गई, और ये ओइक एसिड हो गई, और ये इथेनॉल हो गई। ठीक है, इस टाइप के हमारे जितनी भी कैविटीज़ हैं ये प्रेजेंट होती हैं एंजाइम पे, और ये कैविटीज़ ही एक टाइप का फोर्स प्रोड्यूस करती हैं हमारे रिएक्टेंट के लिए, ताकि हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो एंजाइम की सरफेस पे आके लॉक हो जाए और हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट कि दीज आर एक्चुअली एक्टिव सेंटर्स ऑफ द सरफेस एंजाइम पार्टिकल्स। ये जितने भी हमारे साइट्स हैं ये एक्चुअली एक्टिव सेंटर्स होते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एक्टिव सेंटर्स ऑफ एंजाइम पार्टिकल्स। ठीक है, नेम 2 इस तरह से, द मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट विच possess complementary shape fit into these cavities just like a key fits into a lock। वही अभी ये वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया कि जितने भी मॉलिक्यूल्स इसी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसी सेम शेप के होते हैं, जिस सेम शेप का हमारा एंजाइम है वो उस पर जाके लॉक हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे कि एक की किसी लॉक में फिट होती है। ठीक है, ओके, तो अगर आपको ये मैकेनिज्म पसंद आई हो तो इस मैकेनिज्म के लिए ही प्लीज हिट द लाइक बटन ऑफ वीडियो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स को शुरू करने से पहले गाइस जितने भी लोग या जितने भी फ्रेंड्स इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी चैप्टर के आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल जाए। ओके, तो हमारी एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ एंजाइम्स एक ही बात होती है। तो ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि थोड़ा सा एंजाइम्स एक लार्ज स्केल पे चेंज के बराबर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वहीं से हमें ये पता लग गया था कि ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए होगा। ठीक है, तो हमारे जो यहाँ पर आ भी गया कि जितने भी हमारे एंजाइम्स होते हैं दे आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ठीक है, किस किस टाइप के इंडस्ट्रियल प्रोसेस में? या तो दवाई बनाने के लिए, या फिर हमारे कर्ड पैकेट्स पैक करने के लिए। इतना सारा कर्ड कैसे फॉर्म होता है एक दिन में, तो इस टाइप के लिए भी हमारे कैटालिस्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, और फ्यूल्स में यूज़ होते हैं और बाकी हाउस होल्ड आइटम्स में यूज़ होते हैं। ठीक है, ओके, तो एक दो एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर है ब्रूशियर्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बियर, बाइन एक्सेट्रा। ठीक है, तो बियर बाइन की फैक्ट्री में यूज़ होते हैं हमारे एंजाइम्स। नेक्स्ट इसकी इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में हमारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इसकी इन प्रोडक्शन ऑफ चीज़ बाय कोएगुलेशन ऑफ मिल्क। गाइज ये कोएगुलेशन वर्ड यूज हुआ है तो इसको भी मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे कोएगुलेशन का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल जो भी हमारे मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन या जो भी प्रेजेंट है प्रोडक्ट चीज के फॉर्मेशन के लिए, उसको जब हम लोग अपना एंजाइम ऐड करते हैं तो वो सारा बीच में इकट्ठा हो जाता है एंड रिमेनिंग हमारा वाटर टाइप मिल्क रह जाता है पीछे। ठीक है, उसी को हम लोग निकाल देते हैं एंड नेम दे देते हैं हमारा चीज। ठीक है, नेक्स्ट इज इन क्यूरिंग डिसीज, मीन्स ये हम लोगों की दवाइयों को बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो गाइज ये था हमारा एंजाइम्स का लास्ट टॉपिक विच इज एप्लीकेशंस ऑफ एंजाइम्स। वंस अगेन अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड।